गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि इसके पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि लोकतंत्र की परिभाषा के बारे में मैंने आपको मैडम लिंगदो और भी बाकी जो स्टूडेंट थी वो लोग इस वाद विवाद जो क्लास के अंदर हो रहा था उसके अंदर वो लोग शामिल हुई थी। और उन्होंने मैडम से ये क्वेश्चन पूछा था कि जब लोकतंत्र की परिभाषा दे चुकी गई है तो फिर उसको समझने की क्या ज़रूरत। जब हम लोग लोकतंत्र के बारे में समझ ही चुके हैं तो फिर हमें परिभाषा की ज़रूरत क्यों है। तो मैडम ने बताया था कि जब ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति अगर किसी चीज़ की परिभाषा अगर समझाता है तो उसकी परिभाषा जो है वो ज़रूरी होती है। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को समझ चुके हैं तो आप अपने से भी उसकी परिभाषा जो है वो बना सकते हैं। तो मैंने इसमें लोकतंत्र की एक अब्राहम लिंकन की एक परिभाषा के बारे में आपको बताया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि लोकतंत्र जो है वो शासक का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों को चुनाव जो है वो लोगों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए आज मैं आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ, वो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। वो रहा पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ के ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की थी। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ की गई है। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। यहाँ बता रहा है कि जनरल परवेज मुशर्रफ जो था, उन्होंने जो सरकार पहले से थी उस सरकार को हटाकर खुद जो था सत्ता में आ गए और अपने आप को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। और 2002 में उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के नाम से एक कानून बनाया जिसके तहत पाकिस्तान के संविधान को पूरी तरह से बदल दिया गया। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली को भंग कर सकता था। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है जिसके ज़्यादातर सदस्य जो थे वो फौजी अधिकारी थे। इस कानून को पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधि को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता जो था वो सेना के अधिकारियों के हाथ में था जिसका नाम था जनरल मुशर्रफ। स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण हैं। हम ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में चुनाव नहीं हुआ, चुनाव में प्रतिनिधि नहीं चुने गए, मगर प्रतिनिधियों के हाथ में जो कंट्रोल ना होकर वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में था। और हम ये बहुत से आधार पर हम ये मतलब पॉइंट्स हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में लोकतंत्र जो था वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा था। क्या क्या पॉइंट है? एक तो वहाँ पे लोगों को अपने अनुसार अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार नहीं था। और सबसे बड़ा कारण तो है कि किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में नियंत्रण जो था किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में, ये सबसे बड़ा कारण बन सकता है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली के लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव किया, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे, जो मैं बता रहा हूँ आपको। वे अंतिम फैसले नहीं कर सकते थे। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है। वहाँ औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती है। कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, ना कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में।
इसे लोगों का शासन नहीं कह सकते हैं। इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। यानी अगर कोई भी अंतिम निर्णय लेना है तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए जो लोगों द्वारा चुना हो। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। चलिए, बोल रहा है कि चीन की संसद को क्वानगांव रेमिन दाइवियाओ दाहुई कहा जाता है, जिसका शॉर्ट नेम है राष्ट्रीय जनसंसद। ये ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको समझना। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं, जैसा कि भारत में होता है। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है, और जो 5 साल के बाद जो चुने जाते हैं संसद, वो लोग देश के राष्ट्रपति को चुनाव करते हैं। इसमें पूरे चीन में करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। 2002 और 3 में हुए चुनावों में सिर्फ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति जो थी वो दी गई थी। यानी इसमें इस देश के अंदर एक ही सबसे बड़ी पार्टी है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। ऐसा नहीं कि इसमें और भी राजनीतिक पार्टी नहीं है, मगर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बिना परमिशन के कोई भी दूसरी राजनीतिक पार्टी जो है वो चुनाव में नहीं खड़ी हो सकती है। 1930 में आज़ाद होने के बाद से मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती थी। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे, पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI, जो कि मैक्सिको की एक बड़ी पार्टी थी, कुख्यात थी। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठक में जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से PRI के लिए वोट देने के लिए कहते थे। मीडिया भी जब जब विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नज़रअंदाज ही करती थी। कई बार एकदम अंतिम क्षण में मतदान केंद्रों की जगह बदलकर दूसरी जगह कर दी जाती थी, जिससे अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। PRI अपने उम्मीदवार के चुनाव अभियान पर काफ़ी पैसा खर्च करती थी। क्या हम ऊपर वर्णित चुनावों के लोगों द्वारा अपने शासक चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। यहाँ काफ़ी सारे समस्याएं हैं। चीन के चुनाव में लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं होता था। लोगों के शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता था। क्या हम इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? नहीं। मैक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प होते हुए भी असल में वहाँ पर विकल्प जो है वो नहीं है। इस प्रकार लोकतंत्र को अपनी समझ में एक अन्य विशेषता या गुण को जोड़ सकते हैं। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं है। चुनाव में एक से ज़्यादा असली राजनीतिक विकल्प भी होने चाहिए। तो दूसरा हम लोग क्या देख सकते हैं? दूसरा पॉइंट, तो तीसरा गुण क्या देख सकते हैं? लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार का समान अवसर जो है वो उपलब्ध हो सके। ठीक है, चलिए अब आ रहा है आपका एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। बोल रहा है कि पहले हमने पढ़ा है कि किस तरह लोगों को वोट देने के अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ा है। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं है।
देखिएगा कि बहुत से ऐसे भी आज के समय में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसमें हम देखेंगे कि लोगों को जो है वोट देने के बावजूद भी उनको बहुत से ऐसे जगह जहाँ पे लोगों को अभी भी वोट देने के अधिकार से वंचित रखा गया है। 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होता है। फिजी का चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूलवासियों को वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों को वोट से ज़्यादा है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि लोकतंत्र राजनीति की समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है और लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिकों को एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य जो है वो होना चाहिए। चलिए आज इतना ही रहने दीजिए। अगला टॉपिक जो हम लोग कल पढ़ेंगे कानून का राज और अधिकारों का आदर। थैंक यू।